हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी क्लास में दे रखा है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक और कंपटीशन वाले सभी बच्चे इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट है मौलिक मौलिक अधिकारों के बाद जो दूसरा नंबर आता है ये एक तरह के अधिकार ही है। लेकिन क्यों इनको मौलिक अधिकारों में नहीं रखा गया, इसको अलग टॉपिक बनाकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्यों शो किया गया है? क्योंकि इसके पीछे का मूल कारण जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में जो विभिन्नता है वो मूल रूप से ये है कि आप अगर आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है, अगर कोई मौलिक अधिकारों का एवोल्यूशन करेगा तो आप उसके खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। और क्योंकि सरकार उसके प्रति बाध्यकारी है, इसलिए सरकार को उसके प्रति जवाब देना होगा, अर्थात मौलिक अधिकारों के प्रति सरकारें जवाबदेह होती हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रति सरकारें बाध्यकारी नहीं है और आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए इसको अलग से ही एक सेपरेट टॉपिक के रूप में यानी कि निर्देशक तत्वों के रूप में समझाया गया है। निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि जैसे जैसे सरकारों के पास संसाधन बढ़ेंगे, यानी जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के पास उतने संसाधन नहीं थे, और जैसे जैसे संसाधनों में वृद्धि होगी वैसे वैसे सरकारें अपना एफर्ट लगाएंगी और राज्य को लोक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत उसको यानी कि ये जो दे रखे हैं ये कुछ सुझाव हैं, और ये इन सुझावों पर संविधान में ये कुछ सुझाव हैं, इन संविधान के सुझावों पर अमल करेगी। तो आइए देखते हैं ये क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को हम लोग डीपीएसपी के करके पढ़ते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये दिया किस में गया है? भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से 51 तक ये दिया हुआ है। ये कहाँ से लिया गया? क्योंकि आप जानते हैं संविधान में कई सारी चीजें दूसरे देशों से ली गई है, यानी कि ये एक तरह ये आयरलैंड से लिया गया पार्ट है, और ये इसका मूल भाव यही है कि ये मौलिक अधिकारों से भिन्न क्यों है, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? कोई भी चीज रखी जाती है तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की जाएगी। जैसे जैसे सरकारों के पास संसाधन होंगे वैसे वैसे वो अपने जनता के हित में लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगी। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था, यानी कि आर्थिक उन्नति देखेगी, सामाजिक उन्नति देखेगी और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करेगी। यहाँ धार्मिक शब्द इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि अलग अलग धर्म में कुछ चीजें भिन्न है, जैसे कि कुछ अलग अलग धर्मों में यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था की बात की गई है। तो ये दोनों इसके उद्देश्य हैं, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना, ये नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है, तो तो कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग कितने में रखे गए, तो भाग 4 में। और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो 36 से 51 में। तो देखिए 36 में क्या रखा गया है? 36 में सिर्फ राज्य की परिभाषा को दिया गया है, यानी कि और राज्य की परिभाषा या फिर 37 में दिया गया है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट होना है इसलिए इसको रखा गया है। फिर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है आप उसको मार्क करके चलिएगा। 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ये दोनों पार्ट ये याद रखिए कि जो पार्ट 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब किसी चीज को अलग से ऐड किया जाता है तो वही ज्यादातर पूछता है एग्जामिनर। सबसे पहले देखेंगे हम 39 में क्या कह रहा है? संसाधनों का उचित वितरण। ऐसा नहीं होगा कि अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे, ऐसा नहीं। जो संसाधन है अपने पास, जो देश के पास संसाधन अवेलेबल है उनका उचित वितरण किया जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक ही पोस्ट पर एक महिला काम कर रही है, एक पुरुष काम कर रहा है, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, तो उन दोनों को समान रूप से
वेतन देना होगा। इसी को कहते हैं हम समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है? समान अवसर के लिए न्याय, यानी कि सभी को एक समान अवसर। अगर मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको और आप एलिजिबल है तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि रंग के आधार पे या फिर किसी खास प्रदेश से आप संबंधित हैं तो आप ही अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं समान अवसर के लिए न्याय। इसको जोड़ा गया है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित ये दोनों, ये पूरा पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था समान अवसर और निःशुल्क विधिक सहायता। मान लीजिए किसी महिला को कोई परेशानी और उसको वो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट वकील कर सके, हायर कर सके, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसको निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि वकील अवेलेबल करवाए। इसीलिए सरकारी वकील जो भर्ती होते हैं उनके ये सब, उनके कामों में ये सब शामिल है। ये 40 क्योंकि ये गांधी जी के द्वारा सुझाए गए कुछ रूल्स हैं, इसमें 2 अलग अलग पार्ट हैं। गांधी जी के द्वारा जो सुझाए गए नियम थे उनको अलग से मेंशन किया गया है। इसी का एक पार्ट दिया हुआ है 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले जो सरकार है, क्योंकि भारत में जो लोकतंत्र है वो त्रिस्तरीय गवर्नमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में 3 टियर गवर्नमेंट कहते हैं। तो रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट होती है उसी को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या आता है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में क्या दिया हुआ है? विशेष दशाओं में काम। विशेष दशाओं में काम, मान लीजिए कोई अपाहिज है, किसी प्रकार से चोट लग गई है या कोई कार्य करने में असमर्थ है, इस दशा में आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। उसी रिजर्वेशन को हम क्या कहते हैं? विशेष दशाओं में काम। अगर मान लीजिए सबसे पहले उन्हें काम मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो काम करने में उनको समाज पूर्णतः नहीं अपनाएगा, इसलिए उनको विशेष दशाओं में काम दिया जाएगा। ये सरकार का कर्तव्य है। 42 क्या कहता है? कार्य न्याय संगत हो और मानवीय हो। ऐसा नहीं है कि आप काम कर नहीं पाए और आपसे कोई जबरदस्ती इस प्रकार का काम करवाए जो कि न्याय संगत ना हो। तो ये आवश्यक है, काम तो दिया ही जाए, साथ में काम कैसा होना चाहिए? कार्य न्याय संगत भी होना चाहिए और मानवीय भी होना चाहिए। 43 क्या कह रहा है? निर्वाह मजदूरी। अगर काम करवाया गया तो कम से कम इतनी तो उसको मजदूरी दी जाए जिससे कि उसका भरण पोषण हो जाए। इसको 43 में मेंशन किया गया है। और 43A में ये जो ए करके दिए हुए हैं आर्टिकल, जैसे आपने 36 से 51 में देखा, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे सीधे काउंट करते नहीं जाएंगे, यहाँ पे कुछ चीजें जोड़ी गई हैं अलग से, तो उसको आर्टिकल 43A, B ऐसे करके जोड़ दिया गया है। तो क्या कह रहा है कि उद्योगों के लिए प्रबंध एवं कुटीर उद्योग में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि जो कुटीर उद्योग घरों में चलते हैं इनमें आप अपने अनुसार एम्प्लॉय रख सकते हैं। ये 43A का पार्ट है। 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, किसी के लिए कोई विशेष जो है नियम नहीं है। इसी को समान नागरिक संहिता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार ये पूछा है एग्जाम में। 44 ऐसे याद कर लीजिए, इसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता। क्योंकि ये समान है, इसके दोनों नंबर समान है तो ये समान है, समान नागरिक संहिता, ऐसे याद रख लीजिए आप। 45 क्या कह रहा है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा। इसको 45 में रखा गया है। अब आप चाहें तो इसको ग्रुप बनाकर याद कर सकते हैं, जैसे 40 एक्सक्लूडेड है, यानी ये अलग से ही दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। ये काम से संबंधित है 41, 42 और 43, तो आप इसको विशेष दशाओं में काम दिया गया। उसके बाद कार्य को न्याय संगत और मानवीय माना गया। और 43 में क्या कहा गया? काम अगर करवाया गया है तो उसके लिए आपको निर्वाह मजदूरी देना आवश्यक है। 46 को देखिए, 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए, यानी अनुसूचित जाति के लिए जो विशेष रूप से कुछ प्रावधान किए गए हैं संविधान में, तो उनको शिक्षा में रिजर्वेशन दिया जाएगा, या फिर और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा इसको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही पूछता है।
आगे देखें 47 में मद्य निषेध का दायित्व। अब देखिए भारत सरकार के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया कि मद्य निषेध का दायित्व है, लेकिन क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, सरकार इसके प्रति बाध्यकारी नहीं है, इसलिए आप धरना प्रदर्शन करते हैं, बैनर लेकर घूमते हैं और बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते और सरकार खुलेआम शराब की बिक्री करती है और आप नहीं कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकारों में ना दे करके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है और सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं है और आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये किसका पार्ट है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो ये याद रखिए, ऐसा कहा तो गया है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि मद्य निषेध पर का दायित्व निभाएगी। 48 क्या कहता है? जब मद्य निषेध कर देगी तो फिर क्या होगा कि कृषि पर ध्यान दे और पशुपालन और दुधारू पशुओं के संवर्धन पर ध्यान दे। यानी कि कृषि अच्छी हो और पशुपालन अच्छा हो, दुधारू पशु अच्छा दूध दें, तो फिर क्या होगा? संवर्धन करेंगे तो फिर धीरे धीरे इसमें जो है उन्नति होगी। तो 48 में कृषि, पशुपालन और 48A में पर्यावरण का संरक्षण, ये देखिए अलग से जोड़ा गया 48A, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जो ए करके जोड़े गए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछता है। पर्यावरण का संरक्षण यानी आपको अपने पर्यावरण पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है तो जीवन है। ठीक, आगे देखें 49 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महत्व की चीजों का संरक्षण। जैसे आप किसी किले पर जाते हैं और फिर उसको खुरच देते हैं, वो खुरचना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व की चीजों का आप संरक्षण कीजिए। अगर आप देश की चीजों को बर्बाद करेंगे तो फिर ये आपके आपके देश के लिए, आपके देश के, ये बंद करो। 49 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय महत्व की चीजों का संरक्षण, यानी कि जैसे आप किलों पर जाते हैं तो फिर लिखा होता है कि इसको कृपया ना कुरेदें, क्योंकि कुरेदेंगे तो आप वो खराब होगा, जिससे कि आपके यहाँ की चीजों का महत्व कम होगा। इसीलिए तो कहा गया कि ये राष्ट्रीय महत्व की चीजें, राष्ट्रीय धरोहरें हैं, तो इनका संरक्षण कीजिए। 50 क्या कहता है? जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 4444 समान नागरिक संहिता है, ऐसे ही इसे समझ लीजिए 100 के 2 भाग कर दीजिए 50-50। तो जब 50-50 कर देंगे तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पृथक्करण हो रहा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका के कामों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो और कार्यपालिका और न्यायपालिका को मूलतः अलग अलग कर दिया जाए। इसी को हम 50 में पढ़ते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आप ऐसे याद कर लीजिए, 100 को 2 भाग में बांट दिया, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे देखिए 51 में क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अवृद्धि, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेंगे हम, पड़ोसियों को सुख से रहने देंगे। एक बार मैं इसको आपको पूरा समझा देती हूँ आर्टिकल्स को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 36 से 51। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आप ऐसे ही हेडिंग वाइज याद रखेंगे तो ये पूरा आपको याद रहेगा। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसके उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना। अनुच्छेद में क्या था? 36 में, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सबसे पहले परिभाषा ही देगा, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 क्या कहता है? कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 में किसकी बात की गई है? याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं पर भी पूरे आर्टिकल्स में कहीं पर भी धार्मिक शब्द नहीं जोड़ना है आपको। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 39 क्या कहता है? संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39A क्या कहता है? समान अवसर के लिए न्याय। 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता को। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 क्या कहता है? विशेष दशाओं में काम मिलेगा। 42 क्या कहता है? अगर कार्य मिला है तो कार्य कैसा होना चाहिए? न्याय संगत और मानवीय होना चाहिए। 43 क्या कहता है? कि निर्वाह मजदूरी, अरे काम करवाया तो कम से कम मजदूरी इतनी हो कि उसका निर्वाह हो जाए। फिर उद्योगों के प्रबंध एवं कुटीर उद्योग में कर्मकारों का भाग लेना, 43A से संबंधित है। 44 समान नागरिक संहिता। 45 में क्या है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से कम उम्र के बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की गई है। 46 अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान। और 47 में क्या है? मद्य निषेध का दायित्व। 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं का संवर्धन, ये मैंने लिखा लिया, आप नोट कर लीजिएगा। 48A में क्या है? पर्यावरण संरक्षण।
और 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व की चीजों का संरक्षण। अब जब राष्ट्रीय महत्व की चीजों का संरक्षण हो गया, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इस सब के बाद बात करेंगे शांति की, और जो शांति की ही बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की भी बात कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अवृद्धि। ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे हो गए।